तो सभी स्टूडेंटों का स्वागत है इस ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेक्शन में। आपको मालूम है कि जो बीकॉम पार्ट 19 और 20 का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव बेस पर होगा और लॉकडाउन भी अब खत्म हो चुकी है। अब सारे एग्जाम का डेट आपके सामने धीरे धीरे आ जाएगा, इसलिए आप अपना अगर 19 वाले सेशन हैं और 20 वाले सेशन हैं और 21 वाले सेशन भी 21 वाले सेशन के साथ भी अगर फिर थर्ड लहर आया तो उसमें इस तरह का पैटर्न लागू हो सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपने तैयारी पर अब लग जाइए। हमने इस पर एक वीडियो बनाकर छोड़ दिए थे बीच में, लेकिन आज से फिर आपको रेगुलर वीडियो अपलोड करने का कोशिश करूंगा। और जो पढ़ाए थे पिछले वीडियो आप बीकॉम पार्ट 1 के मॉडल सेट 1 के नाम से होगा, वहां से जाकर इसको देख लेंगे और जहां से वो खत्म किए थे उसके आगे से पढ़ाए थे। और एक कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको क्या करना ना, जैसे कंसेप्ट हम खत्म करेंगे ना उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको क्या बोले, एक पूरा पैटर्न तैयार किया गया है और इस ऑब्जेक्टिव से पूरे डिटेल में ऑब्जेक्टिव को समझकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव के डायरेक्ट आंसर अगर याद मारते हैं, रट्टा मारते हैं तो निश्चित रूप से भूलने का चांस ज़्यादा बन जाता है। इन चांस से बचने के लिए आपको सबसे पहले उसके कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा, थ्योरी कंसेप्ट पर, क्योंकि अभी तक आपने क्लासरूम में मैथ बनाने वाले कंसेप्ट देखे थे, जिसमें क्या हुआ था कि मैथ वाले कंसेप्ट में मैथ का फोकस होता था, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में मैथ का भी रहेगा, थ्योरी का भी रहेगा। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है कि आपको एक ओरिजिनल कंसेप्ट इसका दिमाग में बैठाना होगा जिससे आपका ऑब्जेक्टिव डील हो जाए। उसी के समाधान के लिए मैं एक प्रयास कर रहा हूं कि आपका ये सफल हो जाए ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट। तो इसलिए इसमें हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, यानी ऊपर की जितने चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पहले एक वीडियो बना था, आप यूट्यूब चैनल पर होंगे तो वहाँ से खोज लेंगे। और ये आज हम यहाँ से पढ़ाना चालू करते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग का साथ है स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक पूछ रहा है। एक कंसाइनमेंट स्टॉक पूछ रहा है, एक निश्चित अवधि के पहचान अथवा व्यापारिक वर्ष के अंत में एजेंट के पास जो माल बिकने से रह जाता है, मतलब हम अपने एजेंट के पास जो माल भेजते हैं बेचने के उद्देश्य से, अगर वह एक जो टाइम बनाया गया है मतलब वित्तीय वर्ष के अंत तक बेच देता है तो बिका हुआ सेल में चला गया, और जो नहीं बिक पाता है उसे कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। कंसाइनमेंट स्टॉक के नाम से जाना जाता है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि एजेंट के पास अगर शेष माल जो रह जाए उसे क्या कहा जा सकता है, तो हिंदी में आपको प्रेषण स्कंद और इंग्लिश में कंसाइनमेंट स्टॉक कहा जाता है। उसी के बारे में फिर दूसरे शब्दों में लिखा गया है। दूसरे शब्दों में रह जाता है बिकने से प्रेषणीय माल, जो माल गया है भेजे हैं, निर्धारण करके हानि या लाभ और हानि प्रेषण है कहा जाता है। ये सिंपल बात है कि अगर एजेंट के पास जो माल भेजे और किसी वजह से नहीं बिक रहा है और वो वित्तीय वर्ष यानी जो टाइम फिक्स किए थे वो खत्म हो जा रहा है, तो वैसे अवस्था में उसको स्टॉक कंसाइनमेंट स्टॉक के बाद बन रहे हैं। इसके निर्धारण कैसे होगा? सर्वप्रथम शेष बचे हुए माल का निर्धारण किया जाता है। जो माल बच गया उसका निर्धारण किया जाए, कितना माल बचा है। उसके बाद आपको 2 नंबर पॉइंट हम तैयार किए हैं कि इसके पश्चात शेष बचे हुए माल की लागत मूल्य ज्ञात किया जाता है। मतलब जो माल कै गो पीस टीवी रहा, मान लीजिए हम अपने एजेंट के पास टीवी ही भेज रहे हैं तो कै गो टीवी रहा वो कैलकुलेट करेंगे। अब उसके बाद उसका मूल्य निर्धारण करेंगे और शेष बचे माल के लागत मूल्य प्रतिशत द्वारा की गए समस्त प्रत्यक्ष व्यय, यानी जो हम माल टीवी भेजे टीवी का मूल्य सिर्फ नहीं जोड़ेंगे, टीवी को भेजने में जितना भी प्रत्यक्ष खर्च है उन सारे खर्चों को हम वहां पर उसके अनुपातिक में भाग में जोड़ते हैं। 4 नंबर पॉइंट, शेष बचे माल की लागत मूल्य और प्रेषी द्वारा की गए माल को छुड़ाने के से लेकर माल को गोदाम तक ले जाने का व्यय अनुपातिक भाग। देखिए एजेंट का भी कुछ खर्च जोड़ा जाता है, माली का भी कुछ खर्च, माली के समस्त खर्च जोड़ेंगे, एजेंट का खर्च कौन जोड़ेंगे? माल को अनलोडिंग यानी उतारने तक, गोदाम तक ले जाने तक खर्च, गोदाम खर्च नहीं जोड़ा जाता है, वो खर्च का अनुपातिक हिस्सा जोड़ेंगे। 5 में प्रेषक के व्यय जो प्रेषण के स्कंद गणना में जोड़े जाते हैं, या पैकिंग माल, रेल भाड़ा, शुल्क, यानी जो देखिए माली का कौन कौन खर्च जोड़ा जाता है वो डिटेल में लिखा गया। माली का अनसोल्ड स्टॉक यानी कंसाइनमेंट स्टॉक को कैलकुलेशन करने वक्त सबसे पहला होता है पैकिंग खर्च जोड़ा जाएगा। उसके बाद पैकिंग व्यय, रेल भाड़ा, उसके बाद माल व्यय, चूंकि अप्रत्यक्ष व्यय जोड़ा जाता है। उसके बाद 6 नंबर प्रेषणी के व्यय जो प्रेषण के स्कंद गणना में जोड़े जाते हैं,
के छुड़ाने में माल के, देखिए अब एजेंट का मतलब मालिक का खर्च हो गया, एजेंट का खर्च हो गया, देखिए एजेंट का खर्च हो गया, चुंगी व्यय, गोदाम तक ले जाने का भाड़ा, प्रत्यक्ष व्यय आदि। ये दोनों मतलब होता है ना कि जैसे आप लोग मैथ बनाते थे तो उसमें दिखाया जाता था कि मालिक का कौन कौन खर्च होना है, एजेंट का कौन कौन खर्च होना है, उसी को यहाँ पर हम लोग डिफिनेशन पर कर दिए हैं। अब 7 नंबर पॉइंट कर रहा है प्रेषण स्कंध की गणना यानी कंसाइनमेंट स्टॉक की गणना करते समय समान क्षय घटाना भी रखा जाता है। कुछ ऐसा क्षय हो जो मतलब ऑटोमेटिक उस वस्तु के मतलब रेट में कम हो, जैसे कोयला ये ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मोबाइल ऑटोमेटिक लीक कर जाएगा, तो इस सब का भी क्षय प्राइस घटाना पड़ता है। प्रेषण स्कंध की गणना करते समय असमान क्षय को भी घटाना चाहिए, यानी जो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो साल भर रखने के बाद उसका मतलब भुलाता नहीं है, खोता नहीं, जो ऑटोमेटिक उसका कम हो जाता है। जैसे मतलब हम आलू भेजे यहाँ से, तो आलू जाएगा तो वहाँ जाते जाते जब 100 केजी का बोरा है तो वहाँ जाते जाते 1 केजी 1.5 केजी घट ही जाएगा, जिसके मूल्य में कमी होता है। अब हमारे साथ है काचा बीजक या सुशाता दर्शाए परफॉर्म इनफॉइस। अब देखिए एक मतलब जो एजेंट के पास माल भेजते हैं उसका एक बिल होता है, तो बिल में क्या करना है कि माल के स्वामी द्वारा प्रेषक द्वारा एक बीजक बनाकर अपने एजेंट या प्रतिनिधि को भेजा जाता है। मतलब जो हम माल एजेंट को भेजते हैं वो माल बेच नहीं रहे, उसका एक टेम्पोररी इनवॉइस बनाकर भेज दिया जाता है, उसे काचा बीजक कहा जाता है। तो वह टेम्पोररी हुआ, परफॉर्मेंस इनवॉइस हो गया, इस बीजक मूल्य भी कहा जा सकता है। यानी जो हम अपने एजेंट के पास जो माल भेजते हैं उस माल की क्वांटिटी और उस माल का रेट उसमें जो जना कर भेजते हैं उसको हम लोग कच्चा बिल बोलते हैं। कच्चा बिल इसमें भेजे गए माल के प्रकृति, मात्रा, मूल्य आदि का विवरण दिखाया जाता है। ठीक है, कभी कभी इस बीजक मूल्य के प्रेषित माल के वास्तविक बिक्री मूल्य पर भी लिखी जाती है, जिसे इनवॉइस प्राइस कहा जाता है। लेकिन कभी कभी मूल्य लागत मूल्य निर्धारण कर जोड़ा जाता है, मतलब कभी कभी हम एक्चुअल प्राइस पर भेज देते हैं और कभी कभी मालिक क्या करता है उस वस्तु के मूल्य को बढ़ाकर भी भेजता है। इस तरह का वहां जा सकता है। अब आया आपको बिक्री विवरण, अकाउंट सेल क्या होता है। तो देखिए प्रेषणी अपने प्रधान या प्रेषक की ओर से माल की विक्रय करता है और एक निश्चित अवधि के पश्चात वो बेचे गए माल का विवरण बनाकर भेजता है। देखिए बिक्री विवरण क्या है, जब हम अपने एजेंट के पास माल भेज देते हैं, एजेंट क्या करता है उस माल को बेचता है और बेचने के बाद एक विवरण बनाकर हमको भेजता है कि फलाना फलाना माल भेजे हैं और उस पर फलाना फलाना टाइप का खर्च हुआ है और शेष राशि और जो है सब उल्लेख कर उसमें दे देता है कि आपके कितना अमाउंट है। प्रेषण व्यय, कंसाइनमेंट एक्सपेंस, मतलब ये तो हम पहले ही बताते कि मालिक द्वारा किया गया खर्च कथी होता है, पैकिंग, रेल भाड़ा, बीमा, जो वहाँ से भेजता है वो सब मालिक का कंसाइनमेंट रहता है। कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन, तो ये सारी चीज जो आपके पास लिया गया है, तो एक पूछ रहा है कि मतलब कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन ये सब क्या होता है ना कि प्रेषण के संबंध में मालिक और एजेंट दोनों खर्च करता है, तो दोनों के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाता है जिसके लेजर के मार्फत से, जर्नल के मार्फत से हम लोग शो करते हैं, उन सारी चीजों के लिए है। एक होता है एजेंट का कमीशन। एजेंट का कमीशन क्या होता है कि हम अपने माल को एजेंट को भेजते हैं बेचने के लिए, तो वह मेहनत करता है, तो उस मेहनत के प्रतिफल के बदले में उसको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको हम लोग कंसाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। ये कंसाइनमेंट हुआ। अब हुआ कि कभी कभी सवाल ऑब्जेक्टिव हुआ, सवाल थोड़ा सा टॉप जाएगा, तो उसमें कुछ ये सारी चीज को जानना जरूरत है कि भाई सेल क्या होता है, जो एजेंट के पास माल भेजते हैं वो क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। इसमें डिफरेंस लिखे हैं परिभाषा में। देखिए परिभाषा है, बिक्री का आशय वस्तु को बेचने से है जिसके बाद माल का स्वामित्व क्रेता के पास आ जाता है। बिक्री का अर्थ वस्तु के बेचने से जिसके पास माल का स्वामित्व क्रेता के पास आ जाता है। मतलब बिक्री करने वक्त क्या होता है, जिसको माल देते हैं उसका मालिक वो हो जाता है, क्योंकि पैसा दे देगा तो मालिक वो हो जाएगा। लेकिन प्रेषण या एजेंट के माध्यम से माल बेचने से जिसमें माल का स्वामित्व प्रेषक के पास, हम एजेंट बहाल कर लिए, तो एजेंट के पास जब माल भेजेंगे तो एजेंट मालिक नहीं, मालिक हम ही रहेंगे, एक कंसाइनमेंट में हो गया। और सेल में क्या होता है कि सेल में जिसको माल दिए वो मालिक हो गया। बिक्री विपत्र, माल खरीदने वाले व्यक्ति द्वारा विक्रेता के किसी भी प्रकार का बिक्री पत्र भेजने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम किसी से अपना माल बेच दिए, तो वह माल कहाँ बेचा, किधर बेचा, उसका विवरण हमारे पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें एजेंट द्वारा
प्रेषक को एक निश्चित समय के बाद बिक्री पर भेजना पड़ता है कि एजेंट को क्या करते हैं, वो माल बेचते नहीं है, भेजते हैं। जब बेचता है तो उसको बिक्री विवरण भेजना पड़ता है। ये अंतर हुआ। पेमेंट, बिक्री समझौता के अनुसार पैसा का पेमेंट किया जाता है। जब हम माल बेचेंगे तो उस एजेंट उससे एग्रीमेंट बना लेते हैं और उसी के हिसाब से पैसा देता है। इसमें माल जैसे जैसे बिकता है तब पेमेंट किया जाता है, नहीं तो इसके पहले नहीं किया जाता। हम माल एजेंट के पास, एजेंट पर दबाव नहीं बना सकते कि आप हमको पैसा दीजिए, वो हमारा माल सेल करेगा, आपका पैसा देगा। यही होता है जोखिम। इसमें माल खरीदने वाले पर जोखिम होता है, जो माल खरीद लिया उसको जोखिम सहना, बिचाए ना बिचाए। देखिए इसमें वस्तु मालिक के प्रेषक होता है और वस्तु के जोखिम प्रेषक पर होता है। मालिक जो माल भेजता है एजेंट के पास, इसलिए इसका जोखिम भी मालिक के पास होता है। संबंध में लिख रहा है कि इसमें जैसे ही माल के सदुपयोग तथा पेमेंट हो जाता है, दोनों पक्ष के बीच का संबंध समाप्त हो जाता है। जैसे हम किसी को माल बेचना है, पैसा दे दिया, हमारा उसका संबंध खत्म। लेकिन इसमें नहीं, इसमें यह प्रक्रिया तब तक चलता रहता है जब तक कि एजेंट संबंध तोड़ नहीं देता है, फिर या माल के मालिक को भेजना बंद नहीं कर देता है। यानी एजेंट को माल हम भेजते रहेंगे, संबंध हमारा चलते रहेगा। ये रहा कंसाइनमेंट का मतलब एक थ्योरी, शॉर्ट थ्योरी। अब शॉर्ट थ्योरी के बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो उसका समराइज तैयार किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव इसमें हमारे साथ है, मतलब मोटा मोटी देख लेते हैं। हम तैयार किए सिर्फ 84, इसमें हम 50% यानी 42 एक दिन में बताएंगे, 42 एक दिन बताएंगे। 2 दिन में इस ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। हम बीच में गायब हुए थे, कुछ वजह था, हमारे पास पूरा सिस्टम मतलब नया में गए हैं, इसलिए इसमें अब आ गए। आपको रेगुलर क्लास मिलेगा, आप निश्चिंत से बने रहें। और ध्यान रखिए कि जब भी इसमें वीडियो अपलोड होगा पर डे, आप शांति से पूरे ऑब्जेक्टिव को देखिए, समझे। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो इसके लिए आपको मेरा ऐप आभा एकेडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में हम इस चीज़ को लोड कर देंगे। वहाँ से आप इसको देख सकते हैं पीडीएफ को। तत्काल हम आज विदा लेते हैं, कल से हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक इंतजार कीजिए, फिर इसी समय में आपसे मुलाकात होगा। धन्यवाद।